आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए बीए थर्ड ईयर के टॉपिक निर्देशन को लेकर आया। निर्देशन पद्धति समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही होता रहा है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम निर्देशन विधि का खूब प्रयोग करते हैं। गृहिणियाँ चावल पके हैं या नहीं यह जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती है। इसी प्रकार से बाजार से गेहूँ, चावल एवं दाल आदि खरीदते समय बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर हम उसकी जांच करते हैं, अथवा आम खरीदते समय टोकरे में से आम चक्कर सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं। केवल एक बूंद रक्त की परीक्षा कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। व्यापारी लोग गुड़, शक्कर, मिर्च, धनिया, रुई, कपड़ा एवं हजारों चीज़ों की परख के लिए ढेर में से कुछ नमूना लेकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और इस निष्कर्ष को सारे ढेर पर लागू करते हैं। इस प्रकार निर्देशन का प्रयोग दैनिक जीवन में आम आदमी द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। विद्वान स्टीफन का मत है कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने से पूर्व सदैव ही निर्देशन का प्रयोग किया जाता रहा है। सन 1900 में से पूर्व सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। बाउले ने लंदन में सर्वप्रथम घरों का अध्ययन करने के लिए दैव निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया था। आज तो अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में निर्देशन का प्रयोग एक आवश्यक चरण बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं निर्देशन का अर्थ और इसकी परिभाषा से। सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया है और फिर उसके बाद इसकी विशेषताओं को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। गुडे तथा हार्ट के अनुसार एक निर्देशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है। तो इस परिभाषा में स्पष्ट है कि निर्देशन में जो विस्तृत समूह होता है उसमें से कुछ उनके प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं जो उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। PBN के अनुसार एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निर्देशन लिया गया है। इसी प्रकार बोगार्ट्स के अनुसार निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। तो बोगार्ट्स कहते हैं कि अध्ययन करने वाला अपने योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से कुछ प्रतिशत निर्धारित करता है और उसी प्रतिशत में वह इकाइयों का उसमें से चुनाव करता है जो उसका संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी बारे में सिन-पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश होता है। अब तक हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी उससे स्पष्ट है कि निर्देशन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष को समस्त, समग्र अथवा समूह पर लागू किया जा सकता है। निर्देशन के आधार। प्रश्न यह उठता है कि निर्देशन में छोटी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाए। इसके आधार जो हैं उन पर अब हम चर्चा करें। समग्र की सजातीयता। ऊपरी तौर पर हमें व्यक्तियों एवं तथ्यों में बहुत अधिक समानता दिखाई देती है। यहाँ तक कि कारखानों में बनने वाली कोई भी दो वस्तुएं भी पूर्णतः समान नहीं होती और दो जुड़वा भाई भी समान नहीं होते। फिर भी यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें या देखें तो ज्ञात होगा कि ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली इस विविधता में भी अंतर्निहित एकता अथवा समानता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए सभी मनुष्यों की शारीरिक बनावट में ऊपरी तौर पर अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, फिर भी शारीरिक दृष्टि से उनमें कई समानताएं विद्यमान हैं। यही कारण है कि निर्देशन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इसी संदर्भ में लुंडर कहते हैं, यदि तथ्यों में अत्यधिक एकरूपता पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में बहुत कम अंतर है, तो संपूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी।
इस प्रकार निर्देशन विधि इस मान्यता पर आधारित है कि विविधताओं में भी समानता अंतर्निहित होती है, जिन्हें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में खोजा जा सकता है। दूसरा आधार, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना। निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से छोटी सी इकाई का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि निर्देशन की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हो जो मूल समग्र में हो। उचित परिशुद्धता। कोई भी निर्देशन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि निर्देशन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सके और उनके अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का सही चित्रण कर सकें। आइए अब हम एक श्रेष्ठ निर्देशन की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। निर्देशन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निर्देशन की उत्तमता एवं समग्र की प्रतिनिधित्वता कितनी वह प्राप्त करता है। अतः अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे जो निर्देशन है उसमें ये विशेषताएं पाई जानी चाहिए, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। समग्र का प्रतिनिधित्व। एक श्रेष्ठ निर्देशन की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इकाइयों की प्रत्येक इकाई को निर्देशन में सम्मिलित होने का समान अवसर मिले। लुंडबर्ग कहते हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, अध्ययन तथ्यों में कितनी मात्रा में समानता पाई जाती है, और दूसरा, निर्देशन के चुनाव में किस प्रणाली को अपनाया गया है। श्रेष्ठ निर्देशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समग्र की इकाइयों में एकरूपता पाई जाए तथा निर्देशन का चुनाव इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक इकाई को निर्देशन में चुने जाने की स्वतंत्रता एवं समान अवसरों से प्राप्त हो। पर्याप्त आकार। श्रेष्ठ निर्देशन के लिए आवश्यक है कि निर्देशन की इकाई की संख्या पर्याप्त हो। निर्देशन में जितनी अधिक इकाइयाँ होंगी, परिणाम में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना रहेगी। यद्यपि सदैव यह आवश्यक नहीं है कि निर्देशन का आकार निर्देशन के प्रतिनिधित्वपूर्ण होने की गारंटी देता हो, फिर भी यदि हमें 10,000 छात्रों का अध्ययन करना हो तो उनमें से केवल 10 छात्रों को ही हम प्रतिनिधि निर्देशन के रूप चुनते हैं, तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सभी छात्रों की विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करेंगे। निर्देशन का आकार ही नहीं वरन उसके चुनाव का तरीका भी उपयुक्त होना चाहिए। इसी संदर्भ में पीबीएम कहते हैं, निर्देशन का आकार उसकी प्रतिनिधित्वता का आवश्यक बीमा नहीं है। सापेक्षिक रूप से उचित प्रकार से चुने गए छोटे निर्देशन अनुपयुक्त तरीके से चुने गए बड़े निर्देशन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। निष्पक्षता। एक श्रेष्ठ निर्देशन को पक्षपात एवं मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, अन्यथा वह प्रतिनिधित्वपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। निर्देशन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रहे कि वह अनुसंधानकर्ता की रुचि, स्वार्थ, सुविधा एवं स्वेच्छा पर आधारित न हो, न ही उसमें पूर्व धारणा या अनुसंधानकर्ता की असावधानी का कोई प्रभाव हो। साधनों के अनुरूप। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन वह है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप हो। साधनों को ध्यान में रखकर ही निर्देशन की संख्या, प्रकार और चुनाव विधि को निश्चय किया जाना चाहिए। साधनों के अनुरूप निर्देशन न होने पर उसमें पक्षपात आ जाने की संभावना रहती है। उद्देश्य के अनुरूप। एक श्रेष्ठ निर्देशन वह है जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, यदि हम व्यावन नगर के बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे निदर्शन में हमने ऐसे श्रमिकों का चयन किया है जो बीड़ी बांधने का कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा निर्देशन व्यर्थ हो जाएगा। अतः उत्तम निर्देशन के लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप हो। सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। एक उत्तम निर्देशन वह है
जो सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित हो। निदर्शन को तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। केवल सूत्रों और नियमों का अंधानुकरण करने से ही आदर्श निदर्शन का चुनाव नहीं किया जा सकता। नियमों एवं सूत्रों के साथ साथ निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता को तर्क एवं सामान्य ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए। व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित एक उत्तम निदर्शन का चयन करने के लिए हमें अन्य अनुभवी अध्ययनकर्ताओं के अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। यदि जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका पूर्व में भी किसी ने अध्ययन किया है तो उससे संपर्क कर उसके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार से इसी प्रकृति के यदि कोई अन्य अनुसंधान किए गए हों तो उनके प्रतिवेदनों एवं निदर्शन आधारों का भी लाभ उठाया जा सकता है। स्वतंत्रता समग्र की सभी इकाई आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात निदर्शन में किसी इकाई का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर न हो। दूसरे शब्दों में समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र एवं समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। पार्टेन ने एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक सर्वेक्षण में वह निदर्शन उत्तम होता है जो कुशलता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता तथा लोच की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। अनावश्यक व्यय बचाने की दृष्टि से निदर्शन को पर्याप्त छोटा होना चाहिए तथा ऐसे त्रुटि को दूर करने के लिए इसे पर्याप्त बड़ा भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने निदर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषा, निदर्शन के आधार तथा एक अच्छा निदर्शन की क्या आवश्यक विशेषताएं उस पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।